गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो सबको पता है ना क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है ना। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है बच्चों। तो रात के 9 बज चुके हैं और आज हम लाए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो जल्दी जाएं और फर्स्ट लेक्चर देखें पहले, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक डाली हुई है, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे समझना एक बार कि आज हम क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्लासिकल स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से वो मूव करते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी उनके पास वेलोसिटी होती है। उसके बाद फिर कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये भी पता लगाएंगे कि करंट कैसे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग, मोबिलिटी, ये सारी कहानी हम आज डिस्कस करने वाले, ठीक है ना बच्चों। तो रेडी हो सब? तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो चालू करें फिर। तो माय नेम इज अक्षय, ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। क्लियर? तो देखिए आज का लेक्चर। तो आज इंटरेस्ट से पढ़िए बच्चों, आज स्टोरी समझेंगे, ठीक है ना। आज कोई ऐसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मजा आएगा, आज फील आएगा तो मैं कि करंट हाँ कंडक्टर के अंदर होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक चलेंगे अपन आज, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेके हर बात को नोट कीजिए, जो मैं बोलता हूँ वो भी नोट करा करो, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो, ठीक है। तो हेडिंग भी आप यही लगा सकते हैं, क्लासिकल स्टोरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ठीक है बच्चों। एक चीज समझना, इस टॉपिक में मैं थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा आज का लेक्चर थ्योरेटिकल होगा, लास्ट में एक छोटा सा डेरिवेशन होगा, ठीक है ना। तो लेकिन मैं टाइम दूंगा, जब बोलूँ कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए तो आप नोट कर लेना उस टाइम, ठीक है ना, क्योंकि सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कि जैसा कि आप सबको पता है कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये तो सब जानते होंगे ना। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है ना। अभी पता लगाएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं, ठीक है ना। कंडक्टर के पास समझो, ये अपने पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के पास क्या मिलेंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्लियर? देखो जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलता हूं कि सोडियम जो होता है अपना, जिसको Na बोलते हैं अपन, ठीक है ना, दिस इज द गुड कंडक्टर। हमेशा ध्यान रखना ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये जो सोडियम है आपके सामने जो मैंने नोट किया है, दिस इज द वेरी गुड कंडक्टर। आ रही है बात समझ में? तो देखिए जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं हम एक बार। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं इसका, तो इस तरह से आता है, ठीक है ना। इनिशियली में 2, इधर 8, क्लियर, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, क्लियर है। और ये इसका न्यूक्लियस होता है। ये एक एटम की स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ठीक है ना। ये तो आप केमिस्ट्री में काफी बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब एक चीज समझना कि जो ये वाला लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से, ठीक है ना। आप ये समझ के चलो कि ये जो कंडक्टर आपके सामने दिख रहा है ये कोई एक सोडियम का टुकड़ा है, क्लियर है ना। एक क्या है, सोडियम का टुकड़ा है, ठीक है। तो सोडियम के एक एटम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, केवल ओनली 1 एटम की, ठीक है ना। एक एटम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आता है, 2, 8 और 1, सब जानते होंगे इस चीज को। तो जो इसका आउटर सेल है ये वाला, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्लियर। अब होता क्या है कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, ठीक है ना। न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है और लूजली बाउंड होता है, न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं पहुंच पाता यहां तक, ठीक है ना। इसलिए दिस इज द अनस्टेबल, ध्यान रखना, बेसिक से बता रहा हूं बच्चों, समझना इस चीज को, ठीक है। दिस इज द अनस्टेबल, क्लियर। अब होता क्या है कि जब अनस्टेबल होगा
तो इसको रूम टेम्परेचर समझना, एक नया कंसेप्ट, रूम टेम्परेचर पर हम सोडियम के टुकड़े को रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये थर्मल एनर्जी एक्वायर कर लेता है। आ रही है बात समझ में, थर्मल एनर्जी एक्वायर कर लेता है। थर्मल एनर्जी के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। आ रही है बात समझ में, बाहर निकलने का मतलब कंडक्टर से बाहर नहीं जाता, इस मटेरियल से बाहर नहीं जाता। बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि एक एटम को ये छोड़ देता है, एटम से बाहर निकल जाता है। जैसे इसके अंदर मान लो एक इसके बात करो, जैसे कि इसी का सोडियम का एक एटम है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 8 हो गए, ठीक है ना, और यहाँ लास्ट है। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, इसको ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, केवल रूम टेम्परेचर पे। एनर्जी भी बता दूँ एक बार कि 0.01 EV, बस इतनी एनर्जी चाहिए जो भी रूम टेम्परेचर पे आराम से मिल जाती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आराम से इतनी एनर्जी इसको मिल जाती है। इसलिए क्या करता है, ये एटम से फ्री हो जाता है, ठीक है ना, एटम से फ्री हो जाता है और ये यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है ना, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक चीज सपोज करना कि अपने पास इस तरह से ये जैसे कि सोडियम है Na23, क्लियर। मान लो ये 23 ग्राम का ही कोई पीस है, ठीक है ना, 23 ग्राम का क्या है, ये पीस है, ठीक है, ये कोई सोडियम का 23 ग्राम का क्या है, पीस है, ठीक है। अब एक चीज समझना कि इसके अंदर 1 मोल एटम होंगे, एम आई राइट, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, 1 मोल क्या होंगे, एटम होंगे, और 1 मोल एटम होंगे, और एवरी एटम 1 मोल एटम, टोटल 1 मोल एटम होंगे। 1 मोल का मतलब समझते हो, 10 की पावर 23, ठीक है ना, 10 की पावर 23 क्या होंगे, इसमें एटम्स होंगे, और हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब देता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे एक एटम का स्ट्रक्चर देखा आपने, तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री निकला, दूसरे एटम से दूसरा फ्री निकला, इसलिए 10 की पावर 23 क्या होगा, 10 की पावर 23, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं, 10 की पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से, कंडक्टर का मतलब इस एटम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, मटेरियल से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये फ्री टू मूव हो जाएंगे। मतलब अब ये फ्री है, ये अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, अभी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, ठीक है ना, इनके पास कोई जोर नहीं है। पहले न्यूक्लियस का था, लेकिन अनस्टेबल था ये, ठीक है, अनस्टेबल था, इसलिए रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी चाहिए इसको, बस 0.01 EV की रूम टेम्परेचर पर इसको आराम से मिल जाती है, और जिसके कारण ये इस एटम से बाहर निकल जाए। नोट करते रहना ये सारी कहानी, ठीक है ना, ये बाहर निकल जाए। अब एक चीज बहुत कंफ्यूजन वाली होती है कि मान लो कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखा आपने, सोडियम एक अच्छा कंडक्टर है, तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोच के देखो कि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि दिस इज द हाईली नेगेटिवली चार्ज। आर यू गेटिंग दिस, कि कंडक्टर को क्या हो जाना चाहिए, हाईली नेगेटिवली चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाईली नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। जैसे कि मान लो इसके अंदर समझो ये 10 की पावर 23 क्या है, मतलब 1 मोल एटम है, क्लियर। तो एक एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह से 10 की पावर या 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे एक छोटे से टुकड़े में, ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और यही क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यही मूव करते रहते हैं इसके अंदर, इसलिए बोलते हैं कंडक्टर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कंडक्टर के अंदर। आर यू गेटिंग दिस। अब एक चीज़ समझना, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि यदि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होंगे तो दिस इज द हाईली नेगेटिवली चार्ज, ये हाईली नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो बच्चों समझो कि जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम से जैसे ही अपन जैसे एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री निकलेगा, तो इसका भी तो एक आयन बन जाएगा Na+, ठीक है ना, दैट इज द पॉजिटिव आयन। आर यू गेटिंग दिस। और इतने ही क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में। तो मतलब 1 मोल एटम यदि 10 की पावर 23, कहने का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्री करता है, तो 1 मोल आयंस भी तो फ्री कर रहा है, वो 1 मोल आयंस भी तो फ्री कर रहा है। आ रही बात समझ में। Na से निकलेगा तो Na+ होगा कि नहीं होगा, एक आयन मिला कि नहीं मिला, क्लियर। ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं है ना, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हाईली नेगेटिवली नहीं है, ठीक है, कि जितने यहाँ पर आयंस हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।
इसलिए यहाँ पर जो नेट चार्ज होता है बच्चों, जो नेट चार्ज होता है क्यू नेट जिसको बोलते हैं, वो हमेशा जीरो होता है। आ रही है बात समझ में? क्यू नेट कितना होता है? जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर देखा आपने क्यू नेट कितना है? जीरो है। आ रही है बात समझ में? क्यू नेट क्या है बच्चों? जीरो। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, नंबर होती है, वो दोनों की सेम होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? आयंस होंगे। इसलिए ना तो इसको बोल सकते कि हाईली नेगेटिवली चार्ज है, ना इसको बोल सकते कि दैट इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज। ये न्यूट्रल है, इसके पास क्यू नेट कितना है? जीरो है। यहां तक क्लियर सबको? अब समझना, अब मैं बात करता हूं कि ये चीज समझ में आई सबको। अब एक चीज समझना कि अपन बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कभी ऐसा सुना है आपने कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री आयंस भी होते हैं? ऐसा नहीं सुना होगा। हमेशा ये सुना होगा कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में आपने सोचा ना, देखा आपने कि बहुत सारे आयंस भी हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। क्लियर? लेकिन ऐसा बोलते क्यों नहीं है कि बहुत सारे आयंस होते हैं? वो इसलिए नहीं बोलते, समझना यहाँ से, वो इसलिए नहीं बोलते कि जो ये आयंस होते हैं, ये आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि ये लैटिस में फंसे हुए रहते हैं। इनका स्ट्रक्चर एक लैटिस में क्या होता है? फंसा हुआ रहता है। ठीक है ना? जैसे ये आयंस जो है ये मूव नहीं कर सकते, ये रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। आ रही है बात समझ में? ये मूव नहीं कर सकते। आयंस क्या होते हैं? रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। ये लैटिस में क्या होते हैं? फंसे हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर देखा होगा सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये क्या रहते हैं? एक लैटिस में फंसे हुए रहते हैं, इसलिए ये हमेशा रेस्ट पोजीशन पे मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे ही फ्री होंगे, जैसे ही फ्री होंगे तो ये क्या कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और देखना इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है ना? इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा आने वाली, अभी बताऊंगा वो चीज़ भी मैं। लेकिन एक चीज़ समझना कि इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि करंट को बनाने के लिए, करंट बताने के लिए केवल योगदान केवल इसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ना कि पॉजिटिव आयंस का होता है। ये तो रुके रहते हैं, रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, मूव नहीं करते, ये चलते नहीं है। चलता कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज समझना बच्चों कि कोई अपने पास इस तरह से कंडक्टर था, एक सेकेंड, अरे इस तरह से कोई कंडक्टर है, ठीक है ना? समझते जाना, पूरी स्टोरी समझा रहा हूँ, इसकी बेसिक से स्टार्ट किया मैंने बिल्कुल। ठीक है? अभी चलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी चलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखा आपने बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ठीक है ना? कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ऐसे ये क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ठीक है ना? ये क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। और ये हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये रैंडम मोशन करते क्यों है? ये भी तो बात है ना, रैंडम मोशन करते क्यों है? रुके क्यों नहीं रहते ये? इसका रीजन ये है बच्चों कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे, समझना ये कहानी मैं रूम टेम्परेचर पे बता रहा हूँ, सोडियम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि सोडियम बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। आ रही है बात समझ में? तो रूम टेम्परेचर पे बात करोगे तो इनको एक थर्मल एनर्जी मिलती है। समझना मेरी बात, क्या मिलती है? 11th क्लास में पढ़ी होगी ना, थर्मल एनर्जी। देखो बच्चों, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है। वहाँ पर जो मोनो एटम होते थे ना, गैस थ्योरी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो मोनो एटम होते तो वो भी क्या करते? रैंडम मोशन करते। उसी तरह से फील आएगा यहाँ पे भी, उसी तरह से क्या आएगा? फील आएगा। उसी तरह से समझना इस चीज को। ठीक है? ये भी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि रूम टेम्परेचर पे इजीली क्या कर लेते हैं? थर्मल एनर्जी एक्वायर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना? और थर्मल एनर्जी के कारण इनके पास एक थर्मल वेलोसिटी आ जाती है, इनके पास थर्मल वेलोसिटी आ जाती है। अब बहुतों के कंफ्यूजन ये चल रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिक करंट बन जाना चाहिए था, लेकिन ये मैं क्लियर करूंगा कि करंट इससे नहीं बनता। थर्मल वेलोसिटी जो आएगी ना, अब थर्मल एनर्जी से क्या होगा? इनके पास थर्मल वेलोसिटी आएगी। ठीक है? और थर्मल वेलोसिटी जो होगी, इसका मैग्नीट्यूड देखना बहुत ज़्यादा हाई होगा। थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये भी आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है ना? लेकिन इनका कोई योगदान नहीं रहता, थर्मल वेलोसिटी के कारण ये करंट नहीं बनाते। ठीक है? देखो समझो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि थर्मल एनर्जी
क्लियर। तो इनके पास क्या होती है, रूम टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी एक्वायर करते रहते हैं, इसके कारण ये क्या होता है, इनके पास थर्मल वेलोसिटी आ जाती है और ये क्या करने लग जाते हैं, बहुत तेज स्पीड से इधर उधर इधर उधर, मतलब जिगजैग मोशन में ये मूव करने लगते हैं, रैंडम मोशन होता है इनका। आ रही बात समझ में। अब देखो एक चीज समझो यहाँ से कि बताता हूं मैं कि कितनी वेलोसिटी होती है इनके पास। जैसे थर्मल एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। आर यू गेटिंग दिस? 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला है तो थर्मल एनर्जी। अब इनको थर्मल एनर्जी मिल रही है तो वो थर्मल एनर्जी कहाँ जा रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी में वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगी। तो ये कहाँ कन्वर्ट हो रही है बच्चों, 12mv²। आर यू गेटिंग दिस? कहाँ कन्वर्ट हो रही है, 12mv² में। एक सेकंड में इसकी इंक भर लेता हूँ। इंक कहाँ गई यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक मार्कर चल रहा है, इससे करते हैं। देखो समझो ये क्या है, इनकी थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। अब ये जो थर्मल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी एक्वायर करके मूव कर रहे हैं, चलने लग गए, ठीक है ना। तो एक चीज समझना है ऐसे कि व्हाट इज द के, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो वैल्यू रखो आप 3/2, के कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। के की वैल्यू होती है, याद रखना, 11th क्लास में आपने देखा होगा। रूम टेम्परेचर में अकॉर्डिंग 300 मान लेता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें इसकी पावर देखनी है, कितनी पावर में वेलोसिटी होती है बस, ठीक है ना। इक्वल टू 1/2 एम कितना आएगा, एम आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्लियर। और इधर v², इसको सिंपल लिख दो, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो आप अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये और ये कितना हो गया, 900 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 2 इक्वल टू ये 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v², ठीक है। 2 से 2 काट लो, ठीक है ना, और लगभग 9.1 से इसको काट लो, ठीक है ना। यहाँ से ये 23 है, इसको कम कर लेना, 29 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 10 हो जाएगा, तो v² इक्वल टू आएगा 10 की पावर लगभग 10, क्लियर, इतना आएगा। मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, केवल अप्रोक्स, फाइनल वैल्यू नहीं बता रहा कि कितनी कंप्लीट आएगी, ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो यहाँ से v करोगे तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड में 100 किलोमीटर चल रहा है इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में 100 किलोमीटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये जो वेलोसिटी है ना, ये करंट के कोई काम की नहीं है, हमारे भी कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। इससे करंट नहीं बन सकता क्योंकि ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, जिगजैग रैंडम मोशन, ठीक है ना। देखो समझो इस चीज को कि ये सॉल्यूशन समझ में आया आपके, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि आप कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हो, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी निकला होगा, ठीक है। एक सेकंड मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी निकला होगा, कोई इधर निकला है तो कोई इधर भी निकला होगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका डेल क्यू नेट आता है वो कितना आता है, 0 आता है। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है ना, कि डेल क्यू नेट कितना आता है, 0 आता है, इसलिए वी कैन से कि आई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्मल एनर्जी एक्वायर करने के बाद इनके पास जो थर्मल वेलोसिटी आई है उस थर्मल वेलोसिटी से बहुत तेज गति से मूव करते हैं। आप देखो अप्रोक्स कितनी आई है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 100 किलोमीटर मूव करते हैं, 100 किलोमीटर चलते हैं। ये एक सेकंड में कितने चलते हैं, 100 किलोमीटर। बहुत होते हैं बच्चों एक सेकंड में 100 किलोमीटर, तो एक सेकंड में 100 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कोई भी करंट बनाने की क्षमता नहीं होती। उसका रीजन कि सिस्टेमेटिक तरीके से फ्लो नहीं हो रहे। देखो मैंने जो लास्ट वीडियो में एक डेफिनेशन बताई थी कि करंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये होती है कि चार्ज फ्लो होना चाहिए, लेकिन चार्ज एक सिस्टेमेटिक तरीके से फ्लो होना चाहिए। सिस्टेमेटिक तरीके से फ्लो होगा तभी करंट बनेगा। देखो यहाँ पर डेल क्यू नेट कितना आ गया, 0 आ गया। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक लेसन हमको भी मिलता है फिजिक्स से
कि हमें भी कोई काम करें तो वो सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करोगे तो वो कोई काम जो कर रहे हो आप वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो तो सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी काम करो तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। देखो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होने के बावजूद भी ये कोई करंट नहीं दे रहा, ठीक है। और देखना जो करंट देगा वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी, और वो क्या करेगी, तुम्हें करंट दे देगी। आ रही बात समझ में। लेकिन इतनी बड़ी वेलोसिटी होने के बावजूद भी करंट नहीं बन पा रहा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, इसका ऑर्डर याद भी रखना, ये थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है 1 सेकंड के अंदर, 100 किलोमीटर क्या कर रहा है, भाग रहा है। बच्चों यहां से एक चीज समझो कि आप थर्मल वेलोसिटी का एवरेज देखते हो, ठीक है ना। यदि थर्मल वेलोसिटी का आप एवरेज देखते हो तो जैसे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस इस तरह से कितने हैं bn अपॉन n, तो ये बच्चों हमेशा जीरो आना है। आ रही बात समझ में। यदि वेक्टर में बात करोगे ये क्या जीरो आना है। इसका रीजन क्या है, मैग्नीट्यूड में बात कर लो, चाहे ऐसे नॉर्मल मैग्नीट्यूड में बात करना चाहो, ये जीरो आना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो इनका सबका जो एवरेज है वो कितना होगा, जीरो। कोई इधर भाग रहा है तो कोई इधर भी भाग रहा होगा, कोई ऊपर भाग रहा है तो कोई इधर भी भाग रहा होगा। तो थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी आती है, थर्मल वेलोसिटी की जो एवरेज होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये याद रखना, ठीक है ना। अब ये मूव कैसे करता है, क्या प्रोसेस रहता है, ये मैं समझाऊंगा अभी, है ना। देखो कहानी समझते रहना, धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, उसके आगे बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने केवल बताया है कि अभी तो बैटरी लगाई भी नहीं है मैंने, अभी मैंने बैटरी लगाई नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि देखो इस तरह से एक लैटिस होता है, ठीक है, ये लैटिस है। जैसे मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ये जाता है, यहाँ टकराता है, टकराने के बाद यहाँ टकराता है, टकराने के बाद फिर ये वापस इधर भेज देता है इसको, इधर लैटिस से फिर टकराता है, फिर ये वापस आ जाता है, इधर टकराता है, फिर टकराने के बाद फिर वापस पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, लैटिस। आ रही है बात समझ में। तो देखो बच्चों एक चीज़ समझना कि चाहे ये डांस कितना भी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खूब चल रहा है, 1 सेकंड में 100 किलोमीटर चल रहा है, ये आपने देख लिया, लेकिन ये क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा। आप देखो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो अभी भी कितना है, जीरो है। अब मैं ड्रिफ्टिंग के कंसेप्ट पे जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, व्हाट इज द ड्रिफ्टिंग ये समझाऊंगा मैं अब, ठीक है ना। व्हाट इज द ड्रिफ्टिंग, तो ये समझ में आया आपके। अब जैसे कि देखो ड्रिफ्टिंग होती क्या है, ठीक है ना, ड्रिफ्टिंग होती क्या है पहले ये समझो, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आपके पास इस तरह से घर में एक सीढ़ी है, ठीक है ना, इस तरह से मान लो कोई सीढ़ी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आपने कोई बॉल यहाँ से पटकी, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ ड्रिफ्टिंग, समझना। यहाँ से कोई बॉल पटकी, यहाँ पर गिरी, यहाँ पर गिरने के बाद वो यहाँ गिरी, यहाँ पर गिरने के बाद वो यहाँ गिरी, यहाँ पर गिरने के बाद वो यहाँ गिरी, और यहाँ पर गिरने के बाद वो यहाँ गिरी। आ रही है बात समझ में। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी हमने दी नहीं है, ऊपर से इसको पटका है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आई है। देखो ये बॉल नाटक बहुत कर रही है, यहाँ से कूद के यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, लेकिन चल कम रही है। वो इलेक्ट्रॉन की कहानी, जैसे मान लो किसी टी टाइम में इतनी डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टल कवर की। आर यू गेटिंग दिस। तो परपेंडिकुलर मान लो इसने एच की है, ठीक है ना, तो ये ड्रिफ्ट किया है इसने, देखो इतना सा ड्रिफ्ट किया है। आ रही है बात समझ में। मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो समझना, इतना सा ड्रिफ्ट किया है इसने, ठीक है। अब वेलोसिटी आप चाहे कितनी भी दे दो इसको, चाहे कितनी भी दे दो, कितनी भी तुम्हारी इच्छा करे, इसको जोर से पटक दो तो ये कूदेगी ज्यादा और चलेगी कितनी, कम। ड्रिफ्ट क्या करेगी, ये कम करेगी। आ रही है बात समझ। यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से बना दूं, इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है। अब कोई बॉल को आप पटको नीचे, तो जैसे कोई बॉल को पटकोगे तो ये कूद के फिर यहाँ गिरेगी, ये कूद के फिर यहाँ गिरेगी, ये कूद के फिर यहाँ गिरेगी, ठीक है। अभी भी मान लो कोई टी टाइम में इतनी इसकी हॉरिजॉन्टल आई, लेकिन अब की बार वर्टिकल कुछ ज़्यादा आई, ठीक है, दैट इज द ड्रिफ्टिंग, ठीक है। अभी भी वेलोसिटी आप कितनी भी रख लो, ठीक है,
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ड्रिफ्टिंग होती है ना, ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यही समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, सीडी के स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है ये। सीडी के पहले आपकी सीडी छोटी छोटी थी तो ड्रिफ्टिंग क्या हुई थी, कम हुई थी। अरे ये बात समझ में। और अब की बार सीडी क्या है, थोड़ी बड़ी बड़ी है, इसलिए ड्रिफ्टिंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। आप कितनी भी वेलोसिटी से अब पटक लो और कितनी वेलोसिटी से पिछले केस में पटक लो, ठीक है ना, लेकिन ड्रिफ्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ वेलोसिटी से कोई ड्रिफ्टिंग पे फर्क पड़ रहा हो तो आप चाहे इसको 100 मीटर पर सेकंड से पटको, चाहे 100 किलोमीटर पर सेकंड से पटको, कितनी भी स्पीड ले लो, लेकिन ये क्या है कि ड्रिफ्टिंग पर इस वेलोसिटी का कोई, हॉरिजॉन्टल तो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन ड्रिफ्टिंग पर इस वेलोसिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आ रही बात समझ में। तो ये ड्रिफ्टिंग में समझा रहा हूँ। अब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट करते करते इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंचूंगा, ध्यान से समझना इसको। तो ये ड्रिफ्टिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कहानी समझना बच्चों, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये इधर एक लेटिस है, मतलब आयंस है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। ये इधर मूव करा, फिर इसके बाद ये इधर गया, इधर मूव किया, उसके बाद ये वापस आया, यहाँ इसको मिल गया कुछ एटम्स तो इसने मूव किया, उसके बाद में इसको इधर भेज दिया मान लो इसने, तो यहाँ मिल गया तो यहाँ मूव किया, उसके बाद किसी ने यहाँ भेज दिया इसको तो यहाँ मूव किया, ठीक है ना। ये जो आयंस हैं आपके, जैसे ये कोई आपका एक कुछ भी हो, ठीक है ना, ये आपके जो आयंस दिख रहे हैं ये यहाँ पर इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी आपने अभी देखी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आई, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आई, लेकिन उसका कोई मतलब है ही नहीं है। आप बताओ मुझे, मतलब बताओ, आप कितनी भी स्पीड दे दो इनको, लेकिन जब तक ये इसका आयन सपोर्ट नहीं करेंगे। आयन सपोर्ट कैसे करते हैं, आयन सपोर्ट ऐसे करते हैं, देखो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, तो ये मान लो आयन है, तो ये क्या करेगा, इसको तुरंत ही आगे की ओर धकेल दे देगा, इधर की तरफ। इधर धकेलने के बाद ये इसको और आगे की तरफ धकेल देगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर आयन से सपोर्ट कर रहे हैं इसका, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडक्टर और इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जहां पर आयन से सपोर्ट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यहां पर कंडक्टिंग हो ही नहीं सकती, आयन सपोर्ट ही नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स का आगे बढ़ाने के लिए, खुद तो रुके हुए, उनका सपोर्ट भी नहीं हो रहा। ड्रिफ्टिंग हो रही है कि बताओ, ड्रिफ्टिंग क्या हुई, कुछ नहीं हुई। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 0 है। बताओ आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा जहां ये इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में था। कहने का मतलब किसी टी टाइम पर आप देखोगे, किसी भी एक टी टाइम पर आप देखो तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट बचता है इनका, नेट ड्रिफ्टिंग बचती है इनकी, वो हमेशा 0 मिलती है, ठीक है। और इस केस में, कंडक्टर के केस में बात करें, यहां पर हम बैटरी लगाएंगे, कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन बैटरी लगाने से क्या फायदा मिलेगा वो समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आयंस इसका सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, यहां तो बिल्कुल ही नहीं करते, यहां सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहां पर ड्रिफ्टिंग हो जाती है। आ रही है बात समझ में। तो अब समझना, अब मैं कंडक्टर के अंदर बच्चों बैटरी लगा रहा हूं, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर क्या लगा रहा हूं, बैटरी लगा रहा हूं, समझना। अब यहां से अब बैटरी लगाई है मैंने, अभी तक बैटरी बिना काम देख रहे थे हम, तो कंडक्टर की हमने स्ट्रक्चर देखी पूरी कि किस तरह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कितनी इनके पास वेलोसिटी होती है, क्यों मूव करते हैं, कैसे आते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन, सारी कहानी मैंने समझाई, ठीक है। अब मान लो कोई आपने यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ठीक है। पहले तो ऐसा सेल में जादू क्या होता है, ऐसा बैटरी में जादू क्या होता है कि ये इसको करंट फ्लो करा देती है। हम ये सोचते हैं कि ये करंट देती है, लेकिन एक्चुअलिटी में करंट नहीं देता। बैटरी का काम करंट देना नहीं होता, बैटरी कभी भी करंट नहीं देता। बैटरी करता क्या है, तो बैटरी करता है बच्चों, नोट कर लेना, ये दोनों पॉइंटों के रेस्पेक्ट में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता है। देखो जैसे समझना, ये हमेशा याद रखना, इस तरह से साइन होता है बैटरी का, पहली बार यूज आया है यहाँ पे, और यहाँ से बैटरी का बहुत काम आएगा, ठीक है। इस तरह से बैटरी है प्लस माइनस, ठीक है। अब इस प्लस माइनस का मतलब जैसे आपको बोल दिया कि 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, ये क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत जगह इसको 0 मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं, लेकिन होता क्या है, देखो समझो, इस V का मतलब क्या है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट है। एक्सप्लेनेशन समझो, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट है। एक सिंगल प्लेट का पोटेंशियल आप नहीं बता सकते, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है।
अब जैसे कि आपने ये जो बड़ी वाली प्लेट होती है ये हाई पोटेंशियल को शो करती है, ठीक है, और ये छोटी वाली प्लेट होती है ये लो पोटेंशियल को शो करती है। आ रही है बात समझ में? अब होता क्या है बच्चों कि जैसे कि इसका मान लो आप कुछ भी पोटेंशियल मान लो, इसका 0 मान लो, तो इसका कितना होगा? V होगा। जैसे इसका आपने मान लिया 5 वोल्ट, इस प्लेट का छोटी वाले का 5 वोल्ट मान लिया, तो इसका इससे V वोल्ट ज़्यादा होगा, 5 + V होगा। कहने का मतलब कोई आपके पास इस तरह से बैटरी है, देखो दोबारा से समझो, ये प्लस और माइनस, ठीक है, ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। आप ये बोलो कि मुझे सर इस प्लेट का पोटेंशियल 0 मानना है, तो ठीक है आप 0 मानो, तो इसका कितना होगा? 5 वोल्ट होगा, ठीक है। यदि आप बोलो कि सर मुझे तो इसका 10 वोल्ट माना है, ठीक है मानो, आपकी इच्छा करे जो मानो, ठीक है, लेकिन इसका कितना होगा? 15 वोल्ट होगा। कहने का मतलब ये जो 5 वोल्ट लिख रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को, ना कि किसी प्लेट का पोटेंशियल शो कर रहा है। आप ये बोलो कि सर मुझे तो इस प्लेट का 0 मानना है, इस वाली, ठीक है 0 मानो, तो इसका कितना होगा? -5 वोल्ट। अभी भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 वोल्ट का आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है, ठीक है ना। एक चीज़ समझना कि इस तरह से कोई वायर है, ठीक है ना, जैसे ये प्लस माइनस है, ये 5 वोल्ट है, इस तरह से ये एक तरह से देखा जाए ना, तो ये देखो ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। ये वही सर्किट है ओम्स लॉ वाला, ये ऊपर वाला, ये कंडक्टर में अभी बना रहा हूँ इतना बड़ा, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये वाला दिख रहा है आपको जो, ठीक है। अब इसमें अपन कैसे करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे इसको 0 माना है तो यहाँ के हर पॉइंट पर 0 होगा, यहाँ से कनेक्टिंग वायर है ये, तो ठीक है ना, ये क्या है? कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी 0, और यहाँ तक क्या होगा? 0 होगा। अब ये मत बोल देना कि आगे भी 0 होगा, आगे 0 नहीं होगा। आगे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि रास्ते में क्या आ गया? रेजिस्टेंस वायर आ गया, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ का 0 माना, चलो इधर देखो, इधर कितना होगा? 5 वोल्ट, तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, ये रास्ते में यहाँ तक 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो देखो इस बैटरी को जैसे ही लगाओगे यहाँ पर, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इसने क्या कर दिया? 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। बैटरी हमेशा क्या काम करती है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। आई बात समझ में? तो देखो वही काम अपन वापस अपने उसी पॉइंट पर चलते हैं। तो ये बैटरी का काम समझ में आया सबके, कि जैसे V वोल्ट की आपने बैटरी लगाई, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल 0, ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 रहेगा, ठीक है, और यहाँ मान लो 5 V होना है, ठीक है V, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहना है? इसका V रहना है, ठीक है ना। ये हाईली पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव लगा दिया मैंने, ठीक है ना, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या किया इस बैटरी ने कि इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि हाईली पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? हाईली पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो अब समझना मेरी बात, तो अंदर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लास्ट जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया था, तो लास्ट में जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो वहाँ आपने बताया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर तो 0 होता है। अब यहाँ से कैसे आ गया? तो बच्चों वो सारी प्रॉपर्टी जो नियम कानून थे वो सब किसके लिए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के लिए थे। मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बोला था कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं हो तभी ये लॉज जितने मैंने बताए ये सब फॉलो होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बैटरी कनेक्ट होगी, लेकिन अब यहाँ कोई मतलब नहीं है कि अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होगा, यहाँ कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बैटरी ने जनरेट कर दिया। बैटरी ने पहले पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो देखो इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ कि अब होगा क्या कि जो ये नेगेटिव चार्ज थे, ये नेगेटिव जो पार्टिकल थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, ठीक है ना, उन पर हर पॉइंट पर फोर्स लगने लग जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा? QE, ठीक है ना, इधर भी QE, इधर भी QE, इधर भी QE। तो QE क्या लगने लग जाएगा? फोर्स लगने लग जाएगा। और जब QE फोर्स लगेगा तो इनके पास एक और वेलोसिटी आएगी, एक वेलोसिटी और आएगी, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में? दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर देखना बहुत कम आएगा। जैसे कि आपने देखा ना कि थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर कितना आया था, थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर आया था वो आया था अबाउट में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। और इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर आएगा ना बच्चों, वो आपके सामने आएगा, देखना 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर -4 मतलब समझते हो 1 mm, मतलब 1 सेकंड में 1 mm क्या करेगा, ये चलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। देखो इतनी वेलोसिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बना पाए, कंडक्टर करंट नहीं बना पाया, लेकिन एक छोटी सी वेलोसिटी के कारण क्या होगा, करंट बनेगा। अब यहां से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई होने लग गया। कितना होने लग गया? दैट इज द QE। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रॉन एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो होने लग जाएंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है ना? ये एक तरह से आप ये समझ के देखो, ये घर में भी होता है। ये बैटरी है पापा, ठीक है ना? बैटरी क्या है? पापा है। जब घर में पापा नहीं होते तो हमारी शैतानी कैसी रहती है, ऊपर नीचे, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ठीक है ना? जैसे ही घर में पापा आ जाते हैं तो क्या होता है, बैटरी आ गई घर में। ठीक है? बैटरी आते क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सिस्टमेटिक, जो नहीं भी पढ़ रहा होता वो पढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? सारे काम शांत करके चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है? तो यही केस समझो आप, बैटरी यही काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसने अपना काम कर दिया, इसने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो अब क्या होगा, कितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन सब पर एक फोर्स लगने लग जाएगा और जो फोर्स लगेगा उनके कारण उनके पास एक वेलोसिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सबके? क्लियर? अब यहां से एक कंसेप्ट और समझना, ये पूरी स्टोरी है बच्चों, समझना। अभी कैलकुलेशन तो लास्ट में आएगी इसकी। ठीक है? कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट किया था इसको, दैट इज अ प्लस माइनस। इसकी मैं लेंथ L मान लेता हूं कंडक्टर। ठीक है ना? बाद में यूज आएगी लास्ट में। ठीक है? अब यहां से समझना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो चार्ज, जो भी नेगेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास एक फोर्स लगा QE और वो मूव करने लग गए। अब बच्चों क्वेश्चन मेरा क्या बनता, अभी एक क्वेश्चन बाकी है मेरा। वो क्या बाकी है कि सर आपको पूछना चाहिए वैसे ये क्वेश्चन, ये है कि यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी तो थर्मल वेलोसिटी का क्या होगा। जो थर्मल वेलोसिटी थी ना, जो थर्मल वेलोसिटी उसका क्या होगा, वो मैं 4 ऑप्शन देता हूं, वो डिक्रीज होगी क्या, या फिर वो इंक्रीज होगी, या फिर वो 0 हो जाएगी, या फिर वो नॉट अफेक्टेड। ठीक है ना? ये 4 ऑप्शन है। ठीक है? जो थर्मल वेलोसिटी थी पहले, ठीक है, उसका क्या होगा, जो ये 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से जिगजैग मोशन कर रहा था ना, लेकिन अब क्या होगा। ठीक है? तो बच्चों समझना कि इसका आंसर है नॉट अफेक्टेड। जो थर्मल वेलोसिटी होती है आपकी, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो करती है टेम्परेचर पे डिपेंड। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो थर्मल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आपने देखा नहीं स्टार्टिंग में कि रूम टेम्परेचर पे, मैं पूरी कहानी समझाने लग रहा हूँ आपको, कि रूम टेम्परेचर पे आपने देखा तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक थर्मल एनर्जी एक्वायर कर ली। थर्मल एनर्जी एक्वायर करने के कारण उनके पास थर्मल वेलोसिटी आ गई। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होनी है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो थर्मल वेलोसिटी डिक्रीज होनी है। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास 2-2 वेलोसिटी होंगी। समझना, 2-2 वेलोसिटी होंगी, थर्मल वेलोसिटी भी होगी और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। समझना दोनों चीज, दैट इज द VD। क्लियर? 2-2 वेलोसिटी होंगी, अभी भी इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है ना? तो क्या होगा, देखो समझो कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी ये रैंडम मोशन तो करेगा, शैतानी तो इनकी अभी भी होगी। ठीक है? अभी भी ये मूव करेंगे रैंडम मोशन में, लेकिन थोड़ा सा इनके पास ड्रिफ्टिंग आ जाएगी। मैंने अभी समझाया था ना व्हाट इज द ड्रिफ्टिंग। इनके पास थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे पहले क्या कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था, यहाँ टकराया, टकराने के बाद फिर यहाँ मूव कर गया, यहाँ टकराया।
ठीक है ना। यहाँ टकराने के बाद में जैसे इलेक्ट्रॉन की कहानी समझते हैं, ये तो पॉजिटिव चार्ज की हो गई, इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ एटम से ये टकराया, ठीक है, टकराने के बाद फिर इधर टकराया, क्लियर, इधर टकराया, टकराने के बाद में फिर इधर टकराया, कहीं ऐसे टकराया, ठीक है। पहले तो ऐसा चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा बच्चों कि अब ये टकराएगा और टकराने के बाद में इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ टकराएगा जाके, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद में फिर दोबारा से ये यहाँ टकराएगा और यहाँ टकराने के बाद फिर दोबारा से ये यहाँ टकराएगा। आ रही है बात समझ में। अब इसके पास देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो थर्मल वेलोसिटी के कारण तो ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन थर्मल वेलोसिटी के कारण चलेगा जो चलेगा, इस पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सब जगह क्या लगेगा, एक फोर्स अप्लाई होता रहेगा, ठीक है ना। इन फोर्सों के कारण ये अब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनाएंगे, पहले स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, लेकिन अब जो पाथ होगा इनका वो इस तरह से होगा कर्वी लीनियर, या इसको पैराबोला फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कर्वी लीनियर जिगजैग पाथ, नोट कर लेना इस चीज को, क्या होगा, कर्वी लीनियर जिगजैग पाथ, ठीक है ना। कर्वी लीनियर में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया इनके पास, थोड़ा सा ये आगे खिसके कि नहीं खिसके, ये किसके कारण खिसके, बैटरी के कारण खिसके। बैटरी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लग गया और फोर्स लगने के कारण ये थोड़ा सा आगे खिसकने लगे। लेकिन जिगजैग मोशन तो अभी भी कर रहे हैं, नाटक तो अभी भी बहुत कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ये इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए उधर घूम के आए चारों तरफ, 1 सेकंड में 100 किलोमीटर चल रहे हैं, 1 सेकंड में 100 किलोमीटर, लेकिन काम कितना सा कर रहे हैं, 1 mm। मैंने आपको बताया ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो था 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, या इसको बोल सकते हैं 1 mm पर सेकंड। ड्रिफ्ट केवल ये 1 mm कर रहे हैं, समझना मेरी बात। आगे की तरफ जो ये खिसक रहे हैं ये केवल 1 mm खिसक रहे हैं, लेकिन नाटक बहुत कर रहे हैं। इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, चारों तरफ घूमे आए, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा जब फाइनल मान लो किसी टी टाइम पर आपने इनका डिस्प्लेसमेंट देखा, इनकी ड्रिफ्टिंग देखी, तो केवल 1 mm आई 1 सेकंड में, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से, 10⁻⁴ 1 mm पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो छोटी सी ड्रिफ्टिंग आई ना, ये करंट को, अब देखो आप पहले के केस में मैंने बताया था, अब आप कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लो, ठीक है ना। अब कोई आप क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे तो अब आपके पास यहाँ पर जो डेल क्यू आए नेट, पहले तो 0 हो गया था लेकिन अब 0 नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ आपके पास चार्ज बच जाएगा। पहले तो कंप्लीट इधर उधर घूम के एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक इधर निकल गया होगा, एक इधर गया तो एक इधर निकल गया होगा, ठीक है ना। तो डेल क्यू नेट क्या आ गया था, 0 आ गया था, इसलिए करंट क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। लेकिन इस केस में डेल क्यू नेट 0 नहीं आएगा, क्योंकि अब इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है, ड्रिफ्ट करने लगे धीरे धीरे। व्हाट इज द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होता है खिसकना, धीरे धीरे आगे खिसकना। अभी आगे की तरफ खिसक रहे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले यहां से यहां टकरा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा आगे खिसक के टकराया। पहले अब ये पहले क्या कर रहा था, यहां टकराया था, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे खिसक गया। पहले यहां टकराया था, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे खिसक गया। इस तरह से क्या कर रहे हैं, आगे खिसक रहे हैं। और किस पाथ में मूव कर रहे हैं, दैट इज द कर्वी लीनियर जिगजैग पाथ। आर यू गेटिंग दिस। तो थर्मल मोशन तो अभी भी हो रहा है, सॉरी थर्मल वेलोसिटी तो अभी भी इनके पास है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इनके पास है। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण तो ये क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक रहे हैं। और आगे की तरफ खिसेंगे तो आपकी बार डेल क्यू नेट 0 नहीं आना, और डेल क्यू नेट 0 नहीं आएगा तो आपकी बार कुछ ना कुछ करंट मिलेगी। इस तरह से बैटरी आप कोई कनेक्ट करते हो तो करंट बन जाता है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करो। आप कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। मैंने पानी भी पी लिया, परेशान हो गया आज तो बहुत बुलाऊं इसमें, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों, तो ये समझ में आया आपके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मिली, इसको थर्मल वेलोसिटी मिली, करंट कैसे बनी, ठीक है। अब डेरिवेशन पे चलते हैं इसके, ठीक है ना, जो फाइनल डेरिवेशन था। इस तरह से कोई कंडक्टर है, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट है, प्लस माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ भी वी होगी पॉजिटिव, यहाँ 0 नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 मान लिया यहाँ पे और यहाँ भी मान लिया, ठीक है। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, ओके, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरह से,
और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अब, ठीक है ना, डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो वो इधर मूव कर रहा है, इनिशियली वेलोसिटी में मान लेता हूँ इसकी, दैट इज द u1, आर यू गेटिंग दिस, और किसी t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, किसी t टाइम क्या है इसकी वेलोसिटी v1 है। एक चीज़ और समझो बच्चों कि एक चीज़ से पहले एक चीज़ और समझना कि जैसे कि मान लो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है, तो एक टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, फिर इधर टकराया, चला गया, ठीक है ना, इधर की तरफ चला गया ये, ठीक है, इधर की तरफ, अरे बात समझ में। तो जो दो कंजुगेटिव कोलिजन्स होते हैं, कंजुगेटिव कोलिजन्स मतलब समझ रहे हो ना, दो कोलिजन्स हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लग रहा है टाइम τ1, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है आपको τ2, दो कंजुगेटिव कोलिजन्स हो रहे हैं इनके बीच में, तो इनके बीच में जो टाइम लगता है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, याद रखना इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, आ रही है बात समझ में, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है सबके, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, ओके। इसको टाउ से शो किया जाता है, ठीक है ना, जैसे τ1 τ2 τ3, और इनका एवरेज निकालोगे, टाउ एवरेज क्या आएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डेट 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 τn अपॉन n, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, ओके। तो अब देखिए कि इनिशियल वेलोसिटीज की u1 थी और फाइनल v1 है, तो यहाँ में एक चीज़ समझना कि कितना फोर्स लग रहा होगा इस पर, इनिशियल वेलोसिटी कितना फोर्स लग रहा होगा इस पर, फोर्स लग रहा होता QE, तो मैं मान लेता हूँ दैट इज फोर्स E। यदि वेक्टर F देखूंगा मैं इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो आएगा माइनस के E और E, वेक्टर फॉर्म में अपोजिट साइन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्लियर, तो दैट इज द F इलेक्ट्रिक, ओके। और यदि मैं बात करूं कि इसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन भी हम पता लगा सकते हैं, दैट इज द ma इक्वल टू माइनस के E वेक्टर E, और वेक्टर A निकालोगे तो आएगा माइनस के E अपॉन m वेक्टर E। ये आया बच्चों एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रॉन का, केवल अभी ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन कोई भी ले लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी से फिर bd की वैल्यू निकल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सेलरेशन है, दैट इज द माइनस के E अपॉन m वेक्टर E, आर यू गेटिंग दिस। अब समझना यहाँ पे मैं इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन लगा रहा हूँ, दैट इज द v1 v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, तो v कितना है v1 हुआ, u कितना है u1 हुआ, प्लस a लिखोगे तो a इतना आया माइनस के E अपॉन E, माइनस के E अपॉन m और E और τ1, टाइम में मान लेता हूँ इसका b को t लिखना है ना टाइम, तो एक कोलिजन में यहाँ तक पहुँचा तो τ टाइम लगा, τ1 लगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आप दूसरे के कोलिजन की बात करोगे तो v2 मानो, ठीक है, u2 मानो, माइनस के E अपॉन m, E इक्वल टू τ2 मानो, क्लियर। तीसरे की बात करोगे तो b3 इक्वल टू u3 माइनस E अपॉन m E और τ3 मानो। इस तरह से आप n की बात करोगे तो n होगा vn इक्वल टू un माइनस के E अपॉन m E τn, ओके, क्लियर। यदि मैं इनको ऐड करता हूँ एक तरह से, आप नोट कर लेना यहाँ तक, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, इनको मैं ऐड करता हूँ तो v1 प्लस v2 वेक्टर में आप ऐड करोगे, देखो वेक्टर में लिखना चाहो तो वेक्टर में लिख लो, ये वेक्टर मान हो गया पूरा, ठीक है ना, ई पर वेक्टर लगा लो, क्लियर। ये वेक्टर में लिखना चाहो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डेट डेट एस vn, ठीक है, इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डेट डेट एस un, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और माइनस E अपॉन m E, τ1 प्लस τ2 प्लस डेट डेट एस τn, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने सबको, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 3, ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 थी, इस तरह सबको ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाली टर्म को देखो, u1 प्लस u2 प्लस डेट डेट एस un, दिस इज द इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। इनिशियली ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 है, इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, इनिशियली तो इनके पास क्या है, ड्रिफ्ट, इनिशियली इनके पास क्या है, थर्मल वेलोसिटी। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो होता है 0, ठीक है। आप इन पूरी टर्म को n से डिवाइड कर दो, इसको n से कर दो, इसको n से कर दो, इसको n से कर दो, ठीक है ना, सबको n से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो आपके सामने आया है ना, ये आया है थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, और थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फाइनली वी कैन से दैट इज द vd,
V1 प्लस V2 प्लस V3 हर इलेक्ट्रॉन्स का ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दैट इज द VD, तो VD इक्वल टू माइनस के E अपॉन M वेक्टर E, क्लियर। और इसको बच्चों लिख सकते हैं टाउ एवरेज, ठीक है ना। दैट इज द टाउ एवरेज, मतलब जितने भी कोलिजन हुए, कितने भी कंजुगेटिव कोलिजन्स हुए, उनके बीच में जो टाउ है, उनके बीच में जो टाइम है, उनका एवरेज लिख लिया मैंने। देखो एवरेज, ये भी तो एवरेज था, ये थर्मल वेलोसिटी का एवरेज था। इनिशियली ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी उनके पास, इनिशियली केवल थर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है ना। तो इनिशियली थर्मल वेलोसिटी इतनी थी, तो ये पूरा एवरेज हुआ। तो एवरेज तो जीरो आना है, जितनी एक इलेक्ट्रॉन की मान लो इधर थी तो दूसरे की इधर थी, तीसरे की इधर थी तो चौथे की इधर थी। तो इस तरह से जो नेट एवरेज आया वो जीरो था, मैंने स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज है, क्लियर। एक की V1, एक की V2, एक की V3, एक कोलिजन के बाद का केस समझ रहे हैं अपन, ठीक है ना, एक कोलिजन के बाद का, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से n से डिवाइड करोगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आया, एवरेज आया। दैट इज कॉल्ड द VD, क्लियर। देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ये तो पॉसिबल है, ठीक है ना। कोई कब टकरा रहा है, कोई कितने टाइम में टकरा रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, लेकिन एवरेज तो हम लिख सकते हैं ना। ये कहानी केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक कोलिजन के बीच की कहानी है, ठीक है ना। केवल एक कोलिजन, जैसे फर्स्ट टकराया, उसका बाद दूसरा टकराया, फिर तीसरा टकराया, फिर फोर्थ टकराया, तो एक कोलिजन के बीच की कहानी। दैट इज द स्टोरी ऑफ वन कोलिजन ओनली। नाउ वी कैन सी दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो मूव कर रहा, ठीक है। फर्स्ट टकराया, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर थर्ड टकराया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद में टाउ 1 टाइम लगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन को टकराने में टाउ 2 लगा, तीसरे को टाउ 3 लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 करोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के अंदर, उन सब का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे, दैट इज द टाउ एवरेज, ओके। तो मैंने टाउ एवरेज लिख दिया डायरेक्टली, ओके। यहाँ देखोगे कि U1 प्लस U2 प्लस UN तक अपॉन n, ये क्या है, दैट इज द इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी कैन से दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज द 0, ठीक है। तो U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n कितना हुआ, 0 हुआ। और व्हाट इज दिस, दैट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। तो दैट इज द VD, ओके। तो VD इक्वल टू फॉर्मूला आया माइनस के, कुत्तों को क्या हो गया जाने आज, माइनस के E अपॉन M वेक्टर E टाउ एवरेज, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, VD इक्वल टू, एक सेकेंड, देखिए चुप पड़ गए आप, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समझना, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसको याद रखना, VD इक्वल टू माइनस के E अपॉन M वेक्टर E टाउ एवरेज, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में देखें तो अपन, ठीक है ना। यदि आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखोगे तो VD इक्वल टू E अपॉन M टाउ एवरेज, ठीक है। या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हो, VD इक्वल टू E अपॉन M दैट इज द टाउ एवरेज और E, क्लियर। इस तरह से लिख दिया इसको, आर यू गेटिंग दिस, दैट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, हमेशा लर्न कर लेना, बहुत काम आएगा। E टाउ एवरेज अपॉन M E इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है सबको। अब एक चीज समझना, एक टर्म और होती है बच्चों, दैट इज द VD। इसको ही मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। अब एक हेडिंग है अपने पास, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो कोई अपने पास इस तरह से कंडक्टर था, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज द L, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था दैट इज द V और 0, तो V पोटेंशियल डिफरेंस था। आर यू गेटिंग दिस। तो एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना है E, तो डेल V क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V। अभी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं E डॉट EL, E डॉट L लिख सकते हैं, ये तो होता ही है फॉर्मूला, ये आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, V इक्वल टू E डॉट L। और यहाँ से E की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो V अपॉन L, क्लियर है। इक्वल टू V अपॉन L लिखोगे तो फॉर्मूले को देखो कैसे सेट करोगे, E अपॉन M दैट इज द टाउ एवरेज और डॉट V अपॉन L, ठीक है ना, दैट इज द
v अपॉन एल, ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरह से दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आ रही बात समझ में? दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब एक चीज और समझना कि इसी फॉर्मूले को एक टर्म और लिख सकते हैं, दैट इज द वी डी। ये पूरा इसको कांस्टेंट मान लो एक तरह से, ठीक है ना, कांस्टेंट है, दैट इज द म्यू और ई। ये फॉर्मूला और होता है बच्चों वी डी इक्वल टू म्यू ई। व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द मोबिलिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये, दैट इज द मोबिलिटी। ओके, ये कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मोबिलिटी, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का डायमेंशंस क्या होता है, मोबिलिटी यूनिट क्या होती है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। देखो ई टाउ अपॉन एम, ये वैल्यू होती है मोबिलिटी की, ई टाउ अपॉन एम। आर यू गेटिंग दिस? ई टाउ अपॉन एम, दैट इज द मोबिलिटी, और म्यू से इसको शो किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये मोबिलिटी हुई अपनी, ठीक है, और ये फॉर्मूला आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद करना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज के लेक्चर में यहीं तक होगी। इसके बाद अभी तो बहुत आगे चलना है, अभी तो धीरे 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 मैं ओम्स लॉ तक पहुंचा दूंगा। ओम्स लॉ आपने आज तक यही पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर, लेकिन एक्चुअलिटी में V इक्वल टू आई आर नहीं होता, ओम्स लॉ अलग ही होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई। वहां तक पहुंचाऊंगा मैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले तक पहुंचाऊंगा, रो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये सारे डेरिवेशंस एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। वैसे होना तो एक ही लेक्चर चाहिए था, लेकिन बहुत बड़े बड़े लेक्चर बन जाते, इसलिए मैंने पार्ट कर दिए इसके, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाऊंगा, देखना, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊँ, इसी फॉर्मूले को बढ़ाते बढ़ाते ओम्स लॉ तक पहुँचाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी केवल आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा आज आया होगा ना। तो अच्छा समझ में आया, अच्छा लगा लेक्चर आपको, तो कमेंट जरूर करिएगा आज, ठीक है ना। मैंने अभी तक कभी नहीं बोला कमेंट करना, लेकिन आज कमेंट जरूर करना। क्लियर है? और किसी को कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप हमसे पूछ भी सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी चैप्टर हो तो यू कैन कंसल्ट मी। ओके, तो ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।